क्या कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसे कुछ दोष आ सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी घटना हो जाए? उनकी कुंडली में सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं था, वैसे दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन सोनम जो थी उनका मंगल नीच का था। तो गुरु मंगल के साथ थे, इसीलिए राजा अच्छे स्वभाव वाले रहे। उनका मंगल नीच का था, इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य कर दिया, लेकिन उनकी कुंडली में षडाष्टक दोष भी था। शादी के समय ब्रह्मकूट मिलान होता है, अष्टकूट मिलान होता है, गुण मिलान होते हैं और पंचम देखना होता है, सप्तम देखना होता है। पोजीशन देखी जाती है कि क्या क्या पोजीशन है चार्ट में। अब अक्सर क्या होता है कि हमने सिर्फ गुण मिलान किए, मांगलिक देखा और शादी ओके कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रश्न कुंडली से आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो शादी के बाद क्या होता है, एक परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा सबके लिए जरूरी है, तब फिर वहाँ पर ये समस्या भी आ सकती है कि संतान नहीं हो रही है या एक के चार्ट में कोई ग्रह खराब है, पत्नी के खराब है या पति के खराब है। मांगलिक लोग होते हैं, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है और शादी करनी है क्योंकि लव मैरिज करनी है, तो फिर जो मांगलिक नहीं है उसका घट विवाह या विष्णु प्रतिमा से विवाह करा दिया जाता है। शादी वाले मामले में ये ना सोचें कि मैं किसी से भी मिलवा लूं या किसी से भी दिखवा लूं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाएं और वो उनसे पूछें कि क्या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चार्ट से पता चल जाती है। नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुंडली मिलान पर, और ये बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमने कुछ ही दिनों पहले से चले आ रहे राजा और सोनम केस के बारे में सुन रखा है। राजा और सोनम केस एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक पत्नी जिसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी और उसने अपने पति के मर्डर का प्लान बनाया और उसे मार दिया। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कोई लड़की, क्या कोई पत्नी ऐसा कर सकती है। राजा और सोनम की शादी हुई थी, पूरे विधि विधान से ये शादी की गई थी, कुंडली मिलान भी किया गया था, पंडित ने पूरे गुण भी मिला लिए थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और कुंडली मिलान के बाद भी दिक्कतें आ सकती हैं या कुंडली मिलान क्यों जरूरी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुंडली मिलान के बाद भी ये सब समस्याएं आ सकती हैं। हमारे साथ इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शिवांगी निर्भय जी। ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम ने अपने पति राजा का मर्डर करवाया, ऐसी क्या बात थी, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि शादी हुई, कुंडली मिलाई गई, पंडित ने बोला कि कुंडली मिल रही है, दोनों के अच्छे गुण हैं, दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ये घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो क्या कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसे कुछ दोष आ सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी घटना हो चली? उनकी कुंडली में सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं था, वैसे दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन सोनम जो थी उनका मंगल नीच का था 7th हाउस में। तो जब मंगल नीच का होता है और 7th हाउस से हम देखते हैं पार्टनर, तो उन्होंने वो नीच कृत्य पति के साथ ही किया ना, उनकी बुद्धि नीच की हुई। और सोनम के अष्टम में बुध था, तो उनकी बुद्धि का विकार भी। अष्टम क्या होता है कि हमारे वहाँ से मृत्यु देखी जाती है, वहाँ से हमारे एक्सीडेंट सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सोनम ने जो ये कृत्य किया वो उनकी मानसिक विकृति को शो करता है। तो यहाँ पर सोनम और जो राजा की दोनों की कुंडली थी, राजा भी मांगलिक थे, लेकिन राजा का मंगल जो था सप्तम में ही था, दोनों के मंगल सप्तम में थे, लेकिन उनके सप्तम में गुरु ग्रह भी बैठे थे। गुरु केंद्र में कहीं भी बैठ जाएं, अगर मांगलिक बच्चा है तब फिर उसके 1000 दोष समाप्त हो जाते हैं। तो गुरु मंगल के साथ थे, इसीलिए राजा अच्छे स्वभाव वाले रहे। उनका मंगल नीच का था, इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य कर दिया, लेकिन उनकी कुंडली में षडाष्टक दोष भी था। कुंडली मिलान के वक्त मांगलिक है या नॉन मांगलिक है, हम ये सारे दोष भी देखते हैं। षडाष्टक दोष का मतलब होता है छठी 12वीं राशि, तो छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, तो सोनम ने पति के साथ शत्रुता निभा दी। और 12वें भाव जो होता है वो हमारा व्यय का,
परलोक गमन का ये भाव होता है। तो षडाष्टक दोष भी था उनके चार्ट में। तो बात ये आती है कि हम जैसे आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन हम एक आम इंसान हैं जिसे बस इतना पता है कि अगर मंगल दोष होता है तो वो शादी नहीं होती। अगर दो लोग दोनों मांगलिक हैं उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब कुंडली मिलान होती है, जैसे आपने बताया, तो पंडित ये सारी चीजें देखते हैं कि ये दोनों मंगली हैं इसलिए इनकी शादी कर दो, या मंगली के अंदर ये सब भी दोष देखे जाते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, केवल मांगलिक होना नहीं देखा जाता, आपको नवमांश भी देखा जाता है कि नवमांश से क्या पोजीशन है, चंद्र कुंडली से क्या पोजीशन है, लग्न कुंडली से, विवाह में ये सब देखा जाता है। अब अक्सर क्या होता है कि हमने सिर्फ गुण मिलान किए, मांगलिक देखा और शादी ओके कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी के समय भ्रकूट मिलान होता है, अष्टकूट मिलान होता है, गुण मिलान होते हैं, और पंचम देखना होता है, सप्तम देखना होता है, पोजीशन देखी जाती है कि क्या क्या पोजीशन है चार्ट में। अब मांगलिक के साथ भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, षडाष्टक दोष था, तो षडाष्टक दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। दुर्द्वादश योग हो, विवाह नहीं करना चाहिए। नव पंचम योग हो, विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे दोष हैं जिनमें अगर दोनों मांगलिक भी हैं तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ एक ये सवाल आता है कि मंगल है तो शादी हो जाएगी, लेकिन मंगली में भी अगर ये सब दोष हैं तो शादी नहीं होगी। अगर किसी की कुंडली में कोई मांगलिक है और उसकी कुंडली में ये षडाष्टक दोष है या जो भी आप दोष बता रही हैं वो सब है, तो फिर उसकी शादी किससे होती है? उसकी शादी फिर ऐसा नहीं है, षडाष्टक दोष दोनों की राशियां पड़ रही है ना, छठी और 12वीं। हो सकता है दूसरा जो मांगलिक हो उसकी ना हो। छठी 12वीं का मतलब है कि अगर मेरी सपोज कन्या राशि है तो सामने वाले की मीन राशि है, हो गया षडाष्टक दोष। अगर मेरी यहाँ पर वृषभ राशि है, राइट, और उसकी कुंभ राशि है, हो गया षडाष्टक दोष। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि षडाष्टक दोष ना हो, छठी 12वीं राशि ना हो एक दूसरे की। मांगलिक दोनों जब होंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि मांगलिक दोनों हैं तो षडाष्टक दोष दोनों के हो। ये तो डिपेंड करा ना कि उनके चार्ट में बना, हर किसी के में हो ये जरूरी नहीं है ना। कोई मेष राशि का है, अब मेष से कन्या जो हो गई वो हो गई छठी, और कन्या से जो मेष है वो हो गई 12वीं, ऐसे देखा जाएगा ना। तो षडाष्टक दोष ना हो ये देखना भी बहुत जरूरी है जी। तो जैसे राजा की जो कुंडली में, राजा और सोनम की जो कुंडली मिलाई गई थी, वो पंडित ने बोला था सही कुंडली है, सारे गुण मिल रहे हैं, आप शादी कर लीजिए। अगर राजा की कुंडली सही मिलाई जाती तो ये घटना नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर ये कुंडली सही प्रकार से जिसने भी ज्योतिषी ने ये विश्लेषण करा, कुंडली का सही से विश्लेषण कर लिया होता तो फिर ये घटना नहीं होती। लेकिन उनके राजा के भी योग ये लिखा हुआ होगा कि अकाल मृत्यु होगी, इस तरह से उनकी दुर्घटना होगी, उनका मर्डर किया जाएगा, इस तरह से उनकी चार्ट में भी ये योग होंगे, तभी ये घटना हुई। लेकिन अगर चार्ट अच्छे से मिला लिया जाता, विवाह की अगर बात करूं तो कोई अच्छा ज्योतिषी होता तो वो ओके नहीं करता, क्योंकि दोनों का मंगल जो था ना वो अलग अलग पोजीशन में था। जी। तो देखिए, अभी जब सोनम और राजा का केस आया था तो बहुत दिनों तक दोनों नहीं मिले। फिर मिला तो जो राजा थे उनकी बॉडी मिली, लेकिन सोनम नहीं मिल रही थी। तो किसी पंडित ने एक प्रश्न कुंडली बनाई, उनके परिवार वालों ने पूछा, तब पंडित ने प्रश्न कुंडली बनाई और उस पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि सोनम को कुछ नहीं हुआ है और वो कुछ दिनों में लौटकर आ जाएगी। ये क्या, और वो कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों में वो वापस आ भी गई, सबको मिल भी गई, और उन्होंने खुद ही फोन करा सोनम ने कि मैं यहाँ हूँ। पंडित ने बता दिया था कि वो आ जाएगी। तो ये जो प्रश्न कुंडली है वो क्या होती है? कैसे उस पंडित ने पहले ही भांप लिया कि सोनम मिल जाएगी, मैंने प्रश्न कुंडली बना ली है, देख ली है। तो प्रश्न कुंडली क्या होती है? ये पंचांग से ही निकाली जाती है प्रश्न कुंडली। जैसे आपने अभी मुझसे कोई क्वेश्चन किया, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, तब मैं फिर वो कैलकुलेशन, अभी का जो टाइम है, जिस टाइम आपने क्वेश्चन किया है, मैं उस टाइम से कैलकुलेट करके आपके क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी। सारा कुछ पंचांग से ही है। हम अगर गणना कर रहे हैं, काल गणना, होरा संहिता, सारे पंचांग के ही भाग है ना, तो ये सब कुछ हम पंचांग से ही निकालते हैं।
तो अगर मान लो कि मैं इस वक्त आपसे कुछ प्रश्न पूछूं कि 4 दिन पहले मेरी इस समय से कुछ घड़ी नहीं मिल रही या सोने का सामान नहीं मिल ऐसा रहा, पूछा भी जाता तो है अच्छा, तो आप पंडितों से। अंदाजा बता सकते हैं? हाँ, फिर हम देखते हैं, हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। आपके प्रश्न के हिसाब से फिर दिशा आ रही होती है, हम बता देते हैं कि आपकी नॉर्थ में होगी, आपकी साउथ में होगी, या घर में नहीं है या घर में है, सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो प्रश्न कुंडली से बीमारी के बारे में या कोई चीज खो गई है उसके बारे में या आगे क्या होने वाला है, ये सब पता चलता है? हाँ, सब पता चल जाता है। और कोई भी ज्योतिषाचार्य या पंडित प्रश्न कुंडली बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली से आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और बिल्कुल सटीक मिलेगा। जी, तो मतलब कुछ भी दुविधा हो, प्रश्न कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को बनाने को बोलो या अपना प्रश्न पूछो तो वो हल निकल बिल्कुल, कई बार होता है, कई बार ऐसे क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं जिनके पास उनकी बर्थ डिटेल नहीं होती, तब हम उनके क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देते हैं। प्रश्न कुंडली निकालते हैं और जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो 5-5 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो टाइम चेंज होता जाता है ना, उसी के हिसाब से आंसर चेंज होते जाते हैं। अच्छा, मतलब टाइम सटीक होना बिल्कुल, चाहिए टाइम। और जो नाम है, जो नंबर्स हैं, वो एकदम सही होने चाहिए, उसके आधार पर सही क्योंकि पता चल जाता है। हमारी बर्थ की डिटेल भी टाइम से ही होती है ना, बर्थ प्लेस निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे ही निकालते हैं कि वो जहाँ प्लेस पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस टाइम पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर आंसर हम निकालते हैं। तो आप देखिए, ये तो हो गई राजा और सोनम केस की बात, लेकिन अब सबके मन में संशय हो गया है और बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हो गया है कि शादी से पहले कुंडली मिलाना कितना जरूरी है, तो आप इस पे थोड़ा बताइए। कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है, लोग गुण मिलान करते हैं कि कंप्यूटर पे उन्होंने सपोज डाला, बहुत से लोग पंडित जी के पास जाते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन अपने चेक कर लेते हैं कि 18 गुण मिल रहे हैं। सबको पता है इतना कि 18 मिलने चाहिए, 18 से कम ना हो, लेकिन केवल गुण मिलान जरूरी नहीं है, कुंडली पूरी मिलानी चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया ना कि शादी में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, तीनों का पूरा रोल होता है, तीनों कुंडली मिलान करना चाहिए। इसमें सप्तम भाव पे विचार करना चाहिए, क्योंकि सप्तम से हमारे पार्टनर देखा जाता है कि पार्टनर कैसा होगा, तो इसमें कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, ये देखना होता है। पंचम से संतान देखी जाती है, तो पंचम में सारे जो ग्रह बैठे हैं या जिस ग्रह की दृष्टि है वो सब ठीक है। ग्रह जो जिस नक्षत्र में है, पंचम भाव में जो नक्षत्र है, सप्तम में जो नक्षत्र है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, नक्षत्र तक देखने होते हैं हमें। नवम भाव देखा जाता है, वहां से भाग्य देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें कुंडली मिलान में जरूरी हैं, सारे पर विचार किया जाता है। जी देखिए, आजकल आपको भी पता है कि आधुनिकता का ज़माना है और नए बच्चे हैं, माँ बाप तो चाहते हैं कि कुंडली मिल जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुंडली नहीं मिलवाते और सीधे शादी कर लेते हैं। तो अगर कुंडली ना मिलवाई जाए और बिना कुंडली मिलान के शादी कर ली जाए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? अब अगर कुंडली मिलान नहीं की जाए और उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि पंचम जो संतान का भाव है, तो शादी के बाद क्या होता है, एक परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा सबके लिए जरूरी है, तब फिर वहां पर ये समस्या भी आ सकती है कि संतान नहीं हो रही है, या एक के चार्ट में कोई ग्रह खराब है, पत्नी के खराब है या पति के खराब है, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि हेल्थ भी देखी जाती है शादी के बाद कि पार्टनर की हेल्थ कैसी है। कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी देखा जाता है। अब कुंडली तो मिलान की नहीं है, हो सकता है कि लड़की का अष्टम में कोई ग्रह भारी हो जो लड़के पर प्रभावी हो, या लड़के का ग्रह भारी हो जो लड़की पर प्रभावी हो। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो नहीं मानते हैं वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो मानते हैं और वहाँ पर शादियाँ हो जाएं तो फिर ये प्रभावी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मानने पर भी निर्भर करती हैं। जब हम मानते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे लाइफ में अप्लाई होने भी लग जाती हैं। तो जैसे कहा जाता है कि कुंडली मिलाते समय कुछ कुछ गुण देखे जाते हैं, तो कुंडली मिलान में कौन कौन से गुण होना ज़रूरी है ताकि दोनों की आपस में मेल मिलाप हो जाए और अच्छे से शादी हो? कुंडली में 18 गुण मिलान होते हैं, 18 से ऊपर जितने मिल जाएं, लेकिन सुप्रिया जी कई बार 36 गुण मिल रहे हैं, ऐसे केस मेरे पास आते हैं और वहाँ पर भी लोगों में नहीं बन रही होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसा कहा जाता है कि राम जी और सीता जी के भी 36 गुण थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, हमारी पास्ट लाइफ से भी यहाँ कनेक्ट होती है, हमारे चार्ट से हमारी पास्ट लाइफ पता चलती है, 5th हाउस और 9th से। तो कई सारी चीजें हम पास्ट लाइफ से कैरी करके लाते हैं। तो 36 गुण मिलने के बाद भी चीजें ठीक नहीं है उस मैरिड लाइफ में, तब पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी चीजें हमारे पैटर्न आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि हमने गुण मिलान कर लिए, अष्टकूट मिलान नहीं किया, या हमने नाड़ी मिलान नहीं किया। नाड़ी दोष भी बहुत जरूरी होता है,
है ना। नाड़ी दोष मतलब ब्राह्मणों के लिए मान्य होता है, अलग अलग है। गढ़ दोष है वो वैश्यों के लिए होता है, बनियों के लिए। तो इसी तरीके से है कि वो भी मिलान करने होते हैं कि सेम नाड़ी ना हो, सेम गढ़ ना हो, योनि मिलान भी करे जाते हैं। अगर जैसे कुंडली में कोई दोष है, ठीक है, और मुझे शादी एक लड़के से करनी है, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ दोष है या मेरी कुंडली में दोष है, तो ऐसी स्थिति में कैसे शादी हो? फिर अगर शादी करनी ही है और कोई दोष है तो फिर दोष की हर समस्या का समाधान भी होता है ना। आप अनुष्ठान करवाओ। सपोज आपके सप्तम में कोई दोष है, आपके नवम में कोई दोष है, आपके पंचम में कोई दोष है, आप शादी से पहले उस चीज़ का अनुष्ठान करा लो। जैसे मांगलिक लोग होते हैं, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है और शादी करनी है क्योंकि लव मैरिज करनी है, तो फिर जो मांगलिक नहीं है उसका घट विवाह या विष्णु प्रतिमा से विवाह करा दिया जाता है। तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हाँ, है। सॉल्व हो जाती है क्योंकि वो फिर पहला पति वो हो गया ना, तो जो भी समस्याएं आएंगी वो घट पर आ गई। तो ऐसा ये वाला जो आपने बोला कि पहला पति हो गया, तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम जो है उसने भी ऐसा ही सोचा हो, क्योंकि उसका जो कथित प्रेमी का नाम आ रहा है राज का, उसने भी तो कहीं ऐसा नहीं था कि एक के साथ शादी कर लूं और फिर उसका ऐसा हो जाए तो मैं फिर दूसरे पति के साथ दूसरे को पति कर बना हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं क्योंकि मंगल तो उनका नीच का था ना। हो सकता है उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया हो और उन्होंने बताया हो, क्योंकि ये वैसे तो दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन राजा अच्छा मांगलिक था। अच्छा मांगलिक मतलब शुभता थी उसके मंगल में, गुरु साथ में थे, और ये नीच मांगलिक थी, तो इसलिए ये सारी चीजें हुई। तो हो सकता है उन्होंने किसी से पूछा हो या उनको ये पता हो। अच्छा, तो अभी इसमें ये सवाल आता है क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो कुंडली के बाद भी सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन हम दोनों की कुंडली नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या हम कुंडली मिलाना ही नहीं चाह रहे, हम देखना ही नहीं चाह रहे कि हमें कुछ पता चले कि हमें दोष है, हमें बस शादी करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये मेरा खुद का मत है, फिर आप भगवान जी के आगे अपनी कुंडली रख दीजिए, बाकी बिहारी को सौंप दो वो कुंडली, फिर लाइफ में खोलना भी मत उन कुंडली के लिए। मेरा ऐसा मानना है, फिर उनके आगे समर्पित करो कि ये हम आपको रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज हमने सौंप दी, शादी कर ली, कल को किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ रहे हैं हमारी बेबी का बताओ, हमारे करियर का बताओ, हमें पूछना है, फिर वो कुंडली उस दिन बंद ही करके रख दो लाइफ टाइम के लिए। फिर अपने दोनों आपसी जो जिस भी ताल मिला के और उसी पर जो जिस ताल से आप चले हो उसी पर अपनी पूरी लाइफ गुजारो, फिर कुंडली को हाथ मत लगाओ। अच्छा, फिर भगवान भरोसे चलो, भगवान को सौंप दो, भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं है ना। सारे ग्रहों को भी ईश्वर ने ही अपने अधीन कर रखा है, तो फिर भगवान को सौंप दो सारी। और अगर उस कुंडली में भगवान को सौंप दिया, अगर उस कुंडली में कोई मंगल दोष है, नाड़ी दोष है या कोई भी दोष है, तो फिर उस स्थिति में तो ये ना कुंडली हमने सौंपी दी, हम देख ही नहीं रहे ना, हमने मिलाया ही नहीं है, हमने कुंडली मिलान ही नहीं किया, तो हमको पता ही नहीं है कि कोई दोष है, और हमको पता नहीं है तो वो 60% आप पे प्रभावी भी नहीं होगा। पता होने के बाद चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि मानव अपने विचारों से निर्मित है। हमको जब कोई चीज पता चल जाए, सपोज पता चल जाए कि मुझे ये बीमारी है, तब हम और ज्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में, और जब तक जिस चीज के बारे में नहीं पता है तो चीजें आसानी से चलती हैं, तो उसको ईश्वर के समक्ष आप सौंप दो। जी, तो जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो है बताई है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आप कुंडली मिलवाना ही नहीं चाहते, या आप कुंडली मिलवा रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा योग, तो उसको भगवान के आगे रख दीजिए, अपनी कुंडली भगवान को सौंप दीजिए और उसे फिर कभी खोल के भी मत देखिए, और उसके बाद आप अपना शादी कर। मैं तो कहूंगी कि मिलान की तरफ फिर जाओ ही मत। अगर आपकी लव मैरिज आप करना चाह रहे हो तो फिर कुंडली मिलान की तरफ मत जाओ, क्योंकि कुंडली मिलान में क्या पता एस्ट्रोलॉजर कैसा है, और वो कोई आपके माइंड में ही डाउट डाल दे कि इस वजह से आपकी शादी नहीं हो सकती, इस वजह से, तो वो अगर आप नहीं भी मिला रहे हो फिर, लेकिन वो डाउट आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा ना कि पंडित जी ने ऐसा बताया, तो वो बंद करके ही रख दो, जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके समक्ष रख दो। जी जी जी, तो मतलब भगवान को सौंप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो। अच्छा, ये तो कुंडली की बात हो गई। जैसे अभी आपने दोष की बात करी, एक नाड़ी दोष जो बहुत ज्यादा सामने आता है, और शादी पूरी बनी होती है लेकिन आखिर में पता चलता है कि लड़की को नाड़ी दोष है और शादी नहीं की जाती है। तो नाड़ी दोष होता क्या है, और अगर ये है लेकिन मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसका नाड़ी दोष निकला है, तो उस स्थिति में क्या करें? नाड़ी दोष ये होता है कि 3 नाड़ियां होती हैं, तो अब वो सपोज एक लड़के की और एक लड़की की, अगर दोनों की नाड़ी सेम हो गई, जैसे मध्य नाड़ी है तो मध्य दोनों की हो गई, उस स्थिति में नाड़ी दोष लग गया, आप शादी नहीं कर सकते हो।
और नाड़ी दोष में भी अगर शादी की है तो संतान में बाधा आ सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है। बाधा मीन्स कि अब में झगड़े रहेंगे, प्रेम नहीं रहेगा। लाइफ तो चल रही है, पति पत्नी हैं तो वो लाइफ को ले जाएं या डिवोर्स कर लें, ये उनके ऊपर है कैसे करते हैं, लेकिन वो शादीशुदा जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं चलती है अगर नाड़ी दोष में शादी की जा रही है। मंगल दोष हम हमेशा से सुनते आते हैं, तो अब मेरा सवाल यही है कि आखिर ये मंगल दोष होता क्या है और सब इससे इतना डरते क्यों हैं? चार्ट में अगर आपका मंगल लग्न में है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, द्वादश में है, तो इस तरह से क्या होता है, ये मंगल दोष बन जाता है। तो मंगल दोष अगर चार्ट में है, अब ऊपर ऊपर की जो गणना है वो ये है कि मंगल ये बैठा हुआ है, मांगलिक दोष हो गया। लेकिन कई बार जैसे मैंने अभी बताया था कि राजा के केस जब हम सॉल्व कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, तो उसमें बात करते ऐसे ही उसके सप्तम में था, तो केंद्र में, केंद्र का मतलब पहला घर, चतुर्थ, सप्तम और दसम, अगर यहाँ पर गुरु आ गया तो वो इंसान मांगलिक नहीं है, भले ही उसके अष्टम में मंगल है। कई बार होता है कि अष्टम में मंगल है या सप्तम में मंगल है, गुरु लग्न में बैठा है या गुरु सप्तम में बैठा है या गुरु चतुर्थ में बैठा है, तब वो मांगलिक नहीं है, उसके लिए नॉन मांगलिक भी चल जाएगी, या नॉन कोई भी पार्टनर, लड़की है या लड़का, नॉन मांगलिक चल जाएगा। अब कई बार होता है जिसको हम बोलते हैं घोर मांगलिक होता है, पाक मांगलिक होता है, इस तरह से इसमें होते हैं। तो घोर मांगलिक जो होते हैं उनके लिए फिर मांगलिक ही चाहिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि केवल मंगल से नहीं, कोई क्रूर ग्रह भी बैठ जाते हैं ना, तो उसको भी हम मांगलिक बोल देते हैं। क्रूर ग्रह क्या होते हैं? जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये सारे क्रूर ग्रह बताए गए हैं। ये भी अगर बैठ जाए तो उस दृष्टि से भी कई बार, या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी हम उसको मांगलिक कह देते हैं। तो मांगलिक दोष में ये है कि शादी के लिए मेन देखा जाता है ये मांगलिक दोष, लेकिन इसमें मांगलिक ही होना चाहिए दूसरा। अच्छा, देखिए शादी जब भी होती है तो कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली में सही शादी, अच्छी शादी, खुशहाल शादी के लिए कितने गुण मिलना जरूरी है? गुण तो जैसे मैंने बताया 28 पे भी आप शादी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, 32 पे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन गुणों के साथ साथ जैसे अभी बता रही थी मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैच करो। आप ये देखो कि एक दूसरे की जो राशि हैं वो मैत्री है, राशि मैत्री भी देखी जाती हैं। एक दूसरे के जो नक्षत्र हैं वो मैत्री हैं। नक्षत्रों का बहुत बड़ा खेल है, ज़्यादातर बात होती है राशियों पर, लेकिन नक्षत्र बहुत ज़्यादा, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हमको नाम का पहला अक्षर मिलता है। हमारा जो अक्षर हमें मिलता है वो नक्षत्र के आधार पे। तो नक्षत्रों का भी, नक्षत्र एक दूसरे के कैसे हैं, फेवरेबल हैं। सप्तम की, मेरे सपोज कोई लड़का है, उसके सप्तम में कौन सा ग्रह बैठा है, लड़की के सप्तम में कौन सा है, कौन सी राशि है, क्या वो मैत्री है। पंचम, वहाँ से प्रेम होगा तभी विवाह आगे चलेगा। तो पंचम में देखो कि पंचम में कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर उसके देखो कि अष्टम में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्या ऐसा कोई ग्रह तो नहीं पत्नी का हो या पति का, जो शादी होने के बाद बहुत सी लड़कियां होती हैं बीमार हो जाती हैं, या बहुत से लड़कों का बिजनेस डाउन होता है, बहुत सौ का हाई पे जाता है, तो वो ये सभी होता है ना, कहते हैं कि लड़की बहुत भाग्यवान थी, भाग्यशाली थी, लक्ष्मी के पैर हैं। तो वो वही देखा जाता है कि चार्ट में पोजीशन क्या है। बहुत सारी लड़कियों के आफ्टर मैरिज ग्रोथ होती है, बहुत सारे लड़कों की होती है। तो वो एक दूसरे की जो राशियां हैं, एक दूसरे के जो ग्रह हैं, वो फेवरेबल होने चाहिए, केवल गुण मिलान पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ ये सवाल आता है कि जैसे कि लड़का लड़की की हमने कुंडली मिला ली, सारे गुण मिला लिए, लेकिन क्या अपने माँ बाप का, अपने परिवार वालों का उस शादी पर या लड़का लड़की की कुंडली पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सेकेंड हाउस जो है ना, वहाँ से हम कुटुंब देखते हैं, घर परिवार कुटुंब। तो हमें देखना चाहिए लड़के का हो या लड़की का, कि वहाँ पर सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि वहीं से धन का है और वहीं से कुटुंब का है, तो वो भी देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ससुर से ज़्यादा पटेगी, सास से ज़्यादा पटेगी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पति से संबंध ऐसे रहेंगे, ननद से संबंध ऐसे रहेंगे, या साले से संबंध नहीं रहेंगे, तो ससुराल से संबंध बहुत ऐसे रहेंगे, अष्टम भाव से पता चल जाती हैं। तो इसी तरह से चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें चार्ट में हर कुछ पता चल जाएगा। शादी से पहले सब कुछ लिखा है आपके बारे में, बस पढ़ना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि शादी हो गई है, कुंडली मिलाई थी, 18 ही गुण मिले थे, शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कुंडली मिलाना चाहते हैं ये देखने के लिए कि एक जो चीज़ है वो क्यों नहीं अच्छी है, जैसे घर वालों से क्यों नहीं बन रही है, या पैसे की क्यों कमी रह रही है, हम पैसा कमा रहे हैं फिर भी कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा, हमारी तो कुंडली भी मिली थी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है सुप्रिया जी, कि चार्ट भी मिल रहा होता है,
ग्रह नक्षत्र भी मिल रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ से थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि एस्ट्रो से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वास्तु। कई बार घर का वास्तु गड़बड़ होता है, वो भी पूरा पूरा रोल प्ले करता है कि आपके घर में आपको नहीं पता, लेकिन सारा खेल एनर्जी पर है ना, पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर है, और वास्तु में एनर्जी का ही सारा काम है। तो घर की एनर्जी गड़बड़ हो रही होती है, तो घर की एनर्जी की वजह से वो हस्बैंड वाइफ की एनर्जी खराब हो रही होती है, नेगेटिव हो रही होती है। घर का वास्तु सही होना भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। वास्तु पे हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे और अपने दर्शकों के लिए ये चीजें बताएंगे कि घर का वास्तु, जो बेडरूम है वो जगह में क्या क्या वास्तु होना चाहिए, किचन में वास्तु। हस्बैंड वाइफ के लिए तो बेडरूम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बेडरूम में गड़बड़ होती हैं और दोनों में कलह हो रहा होता है, तो वास्तु भी रोल प्ले करता है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है कि अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों में ही लव मैरिज के भी केसेस कितने होते हैं कि 2-4 साल बाद वहां भी दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं। दोनों ही मैरिज में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जी, देखिए सवाल ये आता है और बार बार आजकल यही जहन में सवाल आता है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा केसेस सुन रहे हैं कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया, पति को मार दिया, अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुपारी दे दी, उसको मरवा दिया। मतलब इतने ज़्यादा केसेस। ऐसा तो नहीं है कि कुंडली मिलाए बिना उनकी शादी हुई होगी, या ऐसा भी नहीं है कि दोनों पति पत्नी में प्यार नहीं होगा। मतलब लोग 10-10 साल, 15-15 साल की शादियाँ, 8-8 साल की शादियाँ भी छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि आजकल जो है ये सारा हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को। ये सब कुछ चार्ट में होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी चार्ट में होते हैं अगर होने हैं। किसी के चंद्र की जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन देखो आप क्या है। चंद्रमा यहाँ पर पूरा रोल प्ले करता है कि आपके कितने अफेयर्स होंगे। चंद्रमा की पोजीशन देख लो, क्योंकि चंद्रमा मन से कनेक्ट है और अर्थ के सबसे क्लोज है, तो चंद्रमा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो चंद्रमा लग्न में है क्या, चंद्रमा पंचम में है क्या, अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति, या शुक्र की पोजीशन भी देखी जाती है, तो वो व्यक्ति विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित होगा और रिलेशन बनेंगे उसके। और एक्स्ट्रा मैरिटल का भी होता है कि ऐसा है क्या। कई बार क्या होते हैं, इस पर भी मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ आगे करना चाहूंगी। कई बार ना हस्बैंड वाइफ कार्मिक आ जाते हैं। मतलब कार्मिक वही कह रही हूँ कि डिटेल में एक करना चाहूंगी। कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ये 3 जर्नी होती हैं। जी जी जी। तो इन जर्नी में ना कार्मिक आ जाते हैं और कार्मिक भी लव मैरिज हो जाती हैं। जी, अच्छा। लव मैरिज हो रही है, हम समझ रहे हैं सोलमेट है, वो सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक है। अच्छा। पास्ट लाइफ में हमने चूज किया कि आप आएंगे मेरे हस्बैंड बनकर या मेरी वाइफ बनकर, और मुझे ये लेसन है आप सिखाएंगे। तो वहां देखो हस्बैंड या वाइफ बड़े टॉर्चर उसमें रह रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से हमने डिसाइड किया है कि आप हमको कोई लेसन, कार्मिक होके कि हमें ये लेसन सिखाना। और ट्विन फ्लेम में तो वो आत्मा से आत्मा का मिलन। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो एक ही सोल होती है। जैसे राधा कृष्ण और शिव शक्ति हैं, वो एक ही सोल है, डिवाइड होके आई है और यहाँ पर आई है, और वो एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम के केस में मैरिज नहीं होती है। अच्छा। राधा कृष्ण की नहीं हुई थी। शिव शक्ति तो एक ही हैं, लेकिन वो भी 108 जन्मों बाद जाके माँ पार्वती उनको मिल पाई थी, साथ हो पाई थी। तो इसमें यही होता है। अब सोलमेट है, सोलमेट सिर्फ हम हस्बैंड को बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। मदर भी होती है, फ्रेंड भी हो सकता है। ये हमारी पास्ट लाइफ की सोल होती है, उसको हम एज ए सोलमेट लेके आए होते हैं। हमारी मदर, हमारी ब्रदर, कोई भी हो सकता है। नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, हस्बैंड को ही सोलमेट बोल देते हैं, या फिर जो हमारा पार्टनर है उसको। लेकिन सोलमेट का भी ये थ्योरी, हाँ थ्योरी अलग है ये। तो कई बार ये होता है कि आपस में जिनमें झगड़े ज्यादा हैं, वो मैं 90% कह सकती हूँ कार्मिक होते हैं सारे रिलेशन। पहले से ही उनका, जैसे कहा जाता है कि सबकी किस्मत पहले ही लिखी है और अभी हम उसका फल भुगत रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। कर्मों के आधार पर ही हमारा जो चार्ट है, 12 भाव हैं, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही हमारे ये सारे आते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र, सारा चार्ट हमारा पिछले जन्मों के आधार पर ही है। हम पूरे, जैसे मैंने बताया ना, हम अपने चार्ट से अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। सब पता चल जाएगा पास्ट लाइफ में हम कौन थे, क्या चीज छूटी थी, क्या हम लेके आए हैं। सिर्फ एक बार पैटर्न समझ में आ जाए, क्योंकि इतना डीप कोई जाता नहीं है।
एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम चार्ट दिखाते हैं, मेन जो क्वेश्चन होता है एस्ट्रोलॉजर भी उतना ही पूछता है और बता दिया, लेकिन पूरा डीप देखो सब कुछ पता चल जाएगा उस इंसान के बारे में। क्योंकि ज्योतिष में जितना अंदर जाओगे जितना अंदर उतनी जाओगे सारी बातें आप खोल सकते हो अपने बारे में और सामने वाले आप ये समझिए 17 साल से, जैसे मैंने बताया, मैं इस प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन अभी भी स्टूडेंट हूँ, डेली नई नई चीजें सीख रही हूँ। इसमें इतना है कि नई चीज डेली नई चीज निकल के सामने आती है, और वो डेली आप करो ना, तो जब कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओगे ना तो वो एक एक चीज बता देगा, आपकी एक एक टाइम की प्रिडिक्ट कर देगा वो। आपको जैसे 17 साल का एक्सपीरियंस है और आपने अलग अलग तरीके के लोग देखे होंगे, और अब जब इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं तो जो लड़के हैं वो ज्यादा ही कुछ सदमे में हैं, और कई लोगों का कहना होता है कि हम तो शादी ही नहीं करेंगे या क्या करें। लेकिन अगर वो शादी करना चाहते हैं, अगर, क्योंकि देखो शादी तो सबको करनी ही है, तो पहले क्या सावधानी रखें, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, क्या क्या सावधानी रखें, कुंडली कैसे कैसे मिलाएं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो बता दीजिए। कुंडली मिलान के लिए, अगर कुंडली मिलान करके शादी कर रहे हैं तब वो जैसे मैंने बताया ना, 7th हाउस को, 5th हाउस को, 9th को, 8th को, इन सबको अच्छे से स्टडी करवा लें और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। शादी वाले मामले में ये ना सोचें कि मैं किसी से भी मिलवा लूं या किसी से भी दिखवा लूं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाएं और वो उनसे पूछें कि क्या मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चार्ट से पता चल जाती है, हमारे भी चार्ट में होती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके चार्ट देख के भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि आपके इस भाव में ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे रिलेटेड आप ये दान कर लो, ये पूजा कर लो, ये अनुष्ठान कर लो। तो कोशिश करो कि शादी से पहले ही वो अनुष्ठान पूजा करा के अपना, मतलब ये समझ सकते हैं कि हर समस्या का समाधान है। अगर आप ऐसे केसेस देखते हैं तो परेशान ना हो, हालांकि ये सब चीजें परेशान करती हैं और लंबे समय तक एक चोट दे जाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। भले ही वो हमारा रिलेटिव नहीं है, भले ही वो हमारे पास में नहीं रहता या हम उसे जानते भी नहीं थे, लेकिन एक मन में सवाल अभी भी है। सोनम और राजा जो केस हुआ कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा लड़का था, इतने लेविश शादी हुई थी, तो यही बहुत सारे लड़कों के मन जो वीडियो आ रहे हैं उसको देख के लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब हुआ। और कहा जाए तो अगर जो ज्योतिषाचार्य है वो अच्छे से कुंडली मिला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि पूरा शादी तय हो गई है, पूरी बात हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन जब कुंडली नहीं मिली तो पूरी पक्की हुई शादी भी तोड़ दी जाती है। तो वही होता है कि कुछ बेकार होने से अच्छा है कि हम थोड़े दिन का दुख मना लें कि अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही होगा। भगवान की हर मर्जी आपके हित में ही होती है। पर यहाँ एक सवाल आता है कि आजकल आपने भी देखा है कि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल साइट्स पे अवेलेबल है। मैं अपना नाम डालूं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूं, अपना डेट ऑफ प्लेस डालूं, मेरी पूरी कुंडली बन के आ जाती है। और आजकल तो ऑनलाइन कुंडली मिलान भी हो गया, मैं अपना नाम डालूं, लड़के का पूरा डिटेल डालूं, हम दोनों की कुंडली मिल जाती है। मैं उसमें अगर मैं, मतलब ऐसा होता है कि हमने पढ़ा, मतलब मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, मैंने लड़के की डिटेल डाली, अपनी डिटेल डाली, मेरे 18-20 गुण मिल गए, मैं खुश हो गई। मैंने पढ़ा कि हाँ 7 अच्छा है, ये है वो है, 2-3 वर्ड्स अच्छे आ गए, मैंने कहा कि हाँ अब तो मैं शादी कर लूँ। लेकिन मैंने वो सब चीज़ें नहीं देखी जो सब चीज़ें देखनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और सब ऑनलाइन ही देख रहे हैं। आजकल पंडित के पास बहुत कम लोग जा रहे हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो ऑनलाइन कुंडली मिलान पर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना हम उसको सच माने कि जो ऑनलाइन हम मिला रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सही है? ऑनलाइन सिर्फ आपको ये तो पता चल सकता है कि इतने गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन आपको वो ये नहीं बता सकते ना ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन क्या है, क्या ये आपके लिए फेवरेबल है, क्या आपके 5th हाउस और उसके 5th हाउस के आपस में बन रही है, क्या उसके 5th हाउस की आपके 7th हाउस से बन रही है। हम ये भी देखते हैं कि उसके 5th हाउस में कौन सा ग्रह है और मेरे 7th में कौन सा है, मेरे 7th में कौन सा है, उसके 5th में, मेरे लग्न में कौन सा है, उसके 7th में कौन सा है। ये सारी चीज़ें देखना भी जरूरी है। जब यहाँ अच्छी, कहते हैं ना कि एक फ्रेंड वाले ग्रह बैठ जाएं या एक एनिमी वाले ग्रह बैठ जाएं, अगर वहाँ पर एनिमी ग्रह बैठे हैं, आपकी बनेगी नहीं, शादी कर लो आप, आपकी नहीं बनेगी, भले ही चार्ट मिल रहे हो। तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है ना कि हमारी फ्रेंडशिप जमेगी सब, क्योंकि शादी का एक रिश्ता जो है वहाँ पर दोस्ती भी बहुत जरूरी है, तो वो अच्छे से चलता है। क्या ये हमारी फ्रेंडशिप चलेगी, फ्रेंडशिप है, यहाँ पर कोई ग्रह ऐसे हैं, क्या मेरे संतान में तो कोई बाधा नहीं आएगी, लड़का हो या लड़की हो, क्या मेरे अष्टम में सब कुछ ठीक है, मेरे परिवार से या मेरे लिए कोई घातक तो नहीं है। जैसे सोनम के जो बैठा हुआ था ग्रह अष्टम में भी खराब थे, तो उसने ये कृत्य कर दिया,
तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है कि 10th हाउस पे भी विचार करना चाहिए। अब ऐसे तो पूरी ही कुंडली पर विचार करना चाहिए कि एकादश में उसके जो ग्रह है वो प्रॉफिट का है 11th हाउस, क्या उसके जो ग्रह है मेरे ग्रह कोई ऐसा तो नहीं है जो लॉस का हो। ओवरऑल हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें ऑनलाइन विश्वास नहीं करना है। जो वो बोलते हैं ना कि जिसका काम है उसी को भी साझे, उसी को ठीक साझे। है। तो जो कुंडली मिलान है, अगर आप कुंडली मिला रहे हैं, आजकल के बच्चे हैं या आजकल की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन ज्यादा पसंद करती है, तो ऐसी चीजें जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली हैं, जिंदगी भर का ये शादी सफर होता है, तो आप छोटा सा काम है, ज्योतिषाचार्यों के पास चले जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आपके पास कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य या पंडित नहीं है तो आप हमें बताइए, हमसे संपर्क करिए। हमारे पास बहुत सारे ज्योतिषाचार्य होते हैं जो सही कुंडली और सही समय पे सही सब कुछ बता देते हैं। एस्ट्रोलॉजर से ही कुंडली मिलान कराना चाहिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलान कराओ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ, दोनों को सिर्फ मांगलिक देख लिया था ना, लेकिन जबकि एक का नीच का मंगल था, षडाष्टक भी था, तो सारी चीजें, हाँ सारी चीजें देखना बहुत जरूरी तो मतलब ज्योतिष से कुंडली मिलवाना ही सबसे उचित है और अच्छा तरीका है। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि कुंडली मिलान में जैसे कुंडली मिल जाती है, कुछ ऐसे दोष भी होते हैं कि कुंडली में कुछ खराब है कि संतान प्राप्ति नहीं होगी या संतान सुख नहीं है। अगर मुझे पता चल जाए कि 2 कुंडली हैं उसमें संतान सुख नहीं है, तो क्या हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आगे जाके वो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कुछ है? चार्ट में ऐसा होता है, संतान का जो देखना होता है ना वो लड़के के भाग्य और लड़की के भाग्य ऐसे दोनों से देखते हैं, पर पुरुष के भाग्य से ज्यादा होता है संतान का। स्त्री के भाग्य की लक्ष्मी बताई गई है और पुरुष के भाग्य की संतान। तो आप देखो कि पुरुष का पंचम भाव जो है वो कैसा है, उस पर दृष्टि कैसी है, नक्षत्र कौन सा है, सब कुछ ठीक है या वहां पर थोड़ा वीक पॉइंट आया, लड़की के सब कुछ ठीक है या दोनों के वीक पॉइंट आया। अब दोनों के वीक पॉइंट आया तो उसका फिर आप अनुष्ठान पूजा करा लो। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से संतान नहीं होगी। राजा दशरथ के भी संतान नहीं थी, उन्होंने कराया था ना यज्ञ, अनुष्ठान कराया था, यज्ञ कराया था, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हमारी इच्छाओं से, ईश्वर की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चार्ट में देख लो कि कोई पोजीशन ऐसी तो नहीं है, अगर है तो फिर उसके उपाय करो। कई बार क्या होता है कि मंगल बैठ गया, अब मंगल को देखकर लोग पंचम में, अब लड़के के मंगल है या लड़की के, अब उसको मंगल को देख के बोल दिया कि अरे हानि करेगा ये तो, लेकिन जरूरी नहीं है हानि करेगा। हो सकता है आपके 1-2 मिसकैरेज हो जाए, हो सकता है सी सेक्शन हो जाए, तो ये नॉर्मल है, लेकिन संतान देगा, अवश्य देगा, अगर पॉजिटिव सारी चीजें और भी हैं, उस पर ग्रह दृष्टि सबकी अच्छी है। कई बार केतु बैठ गया पंचम में, तो कहते हैं केतु डिटैचमेंट देता है, तो अब इसको ऊपर की प्रिडिक्शन क्या हो गई कि केतु डिटैचमेंट देता है तो संतान तो होगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर दृष्टि किसकी आ रही है ये भी देखो, किस नक्षत्र का है केतु ये भी देखो, राहु बैठ गया है ना, तो ये सारे क्रूर ग्रह बता रही हूँ, सूर्य बैठ गया। अब इनको देखकर एक ऊपर की प्रिडिक्शन है कि संतान नहीं होगी, लेकिन अंदर की प्रिडिक्शन यह है कि उस पर दृष्टि देखो किसकी राशि में बैठा है और जिसकी राशि में है वो कहाँ बैठा है और कितनी डिग्री पर है, तो हो सकता है कि संतान योग हो, और संतान विलंब से योग भी होते हैं, तो उनके लिए पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं। मतलब सब संभव है, बस आपको कुंडली मिलवाना है, एक सही ज्योतिषाचार्य के पास जाना है, वो हर समस्या का हल आपको बिल्कुल दे देंगे। अच्छा, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुंडली मिल गई थी, पूरे 26-27 गुण मिल गए थे, 36 गुण में से 28-29 मिलना है, 30 मिलना बहुत अच्छा मानते हैं, 32 गुण मिल गए, लेकिन फिर भी शादी के बाद नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में तालमेल नहीं है, डिवोर्स तक नौबत आ गई, तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ना, जैसे चार्ट में सारी पोजीशन बहुत अच्छी हैं, ग्रह केवल गुण नहीं, ग्रह नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये चार्ट से अलग हटके चीजें हैं, और जितना मैंने लोगों का रीड किया है और मुझे लगा है, ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही होती। जैसे मैंने अभी बताया, उनकी प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी वाइब्स मैच नहीं कर रही होती हैं, आपस में रह तो रहे हैं लेकिन वाइब्स ही मैच नहीं कर रही हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, तो वो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। ग्रह नक्षत्र सब सही होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि हमारे एक बेसिक नेचर लेकर हम आए हैं ना, उसको भी तो हम नहीं बदल सकते ना किसी का भी, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल डिवोर्स के केस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कई बार तो चार्ट नहीं मिलाया जाता, क्योंकि चार्ट में तो लिखा होता है, अगर लड़की के है या लड़के के है, लिखा होता है कि डिवोर्स होगा ही होगा। अच्छा, डाइवोर्स का वो लिखा होता है, उसके 7 से देखा जाता है हमें कि वहाँ पर कौन से ग्रह हैं,
तो वो लिखा हुआ है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्योतिषाचार्य या पंडित जी कुंडली मिलाते हैं, आधी चीज तो वो खुद ही नहीं बताते हैं, वो ऊपर ऊपर ये, अब जैसे मैं गई किसी के पास कि ये चार्ट है, शादी करनी है बच्चों को, देखो मिला दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पतरा निकाला, गुण मिलाए, इतने गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष नहीं है या गढ़ दोष नहीं है, ठीक है कर दो शादी। ये होता है, वो पूरा चार्ट देखा ही नहीं, या किसी ने देखा चार्ट और बोला कि अरे इसकी तो ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। जैसे मैं बात कर रही थी कि सूर्य की बात कर रही थी, राहु की बात, केतु की, कि ये ग्रह बैठे हुए हैं और मत करो शादी। लेकिन केवल ऐसे ऊपर ऊपर के प्रेडिक्शंस नहीं करने चाहिए। अगर मतलब अब ये हमें ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि अगर हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास, किसी पंडित के पास कुंडली मिलाने जा रहे हैं तो हम उससे पूछें कि आपको सही कुंडली मिलानी है और सब कुछ अच्छे से देखना है, ना कि ये सोच के जाएं कि नहीं हमें तो शादी करवानी है, बस हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कुंडली मिलान की, हमने बस गुण देख। कई बार क्या होता है ना, कई बार होता है कि लड़के वालों का भी और लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, लड़के वालों को लगा कि पार्टी अच्छी है, शादी अच्छी हो जाएगी, तो वो क्या होता है, पंडित जी गुण मिलान कर लो, बाकी सब चीजें ओके हैं। तो पंडित जी ने भी गुण मिलान ही की है फिर केवल। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि हाँ भाई 36 में से 28 गुण पतरा खोला और गुण मिलान किए, बस ओके गुण मिल गए। हाँ, क्योंकि मैंने भी अगर खुद मेरी शादी की बात करूँ तो पंडित जी ने गुण मिलाए थे कि हाँ आपका 36 में से आपके 32 गुण मिल रहे हैं, तो पूरा परिवार खुश हो गया कि हाँ 32 गुण मिल रहे हैं। तो हमें भी ऐसा लगा कि इतना नॉलेज है ही नहीं। तो मतलब अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, वो खुद कुंडली देखती हैं, उन्होंने बताया है कि किसी के पास भी आप कुंडली मिलाने जाएं, प्रेशराइज ना करें कि शादी है, या अपना बात ना रख दें कि हमें शादी करनी है। आप अच्छे से कुंडली देखें ताकि कोई भी ऊंच नीच ना हो। भले ही सोनम वाला कारण नहीं, कुछ भी घर में सुख शांति है, कल ही मान लो शादी के बाद डिवोर्स हो जाए या साथ में ना रहे या परेशान करे, लड़की परेशान करे या लड़का परेशान करे, अगर कुंडली में सारी बातें आती हैं तो हमें अच्छे से दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल दिखा लेना चाहिए। ऊपर ऊपर की प्रेडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए, आप बोलो कि हमारी चीजें ओके हैं, नहीं ओके हैं, वो मत बोलो। मेरा ऐसा मानना है, आप ये बोलो कि चार्ट देखो ये दोनों फेवरेबल हैं, इनकी आगे तक लाइफ टाइम, क्योंकि पार्टनर क्या है, लाइफ टाइम आपके साथ रह रहा है ना, और दो लोग मिलकर एक परिवार की नींव रखते हैं, तो दोनों का अच्छा होना जरूरी है ना। और परिवार ही जब बिखरेगा तो फिर कैसे चलेगी जी। और क्योंकि कुंडली में जैसे आपने बताया कि शादी से लेकर लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, बच्चा, सब कुछ होता है, परिवार सब कुछ होता है, तो मिला ही लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें कुंडली के बारे में क्या एक अंतिम मैसेज देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी शादी से पहले गुण मिलान के साथ अपने 7th हाउस को, 5th हाउस को, 8th हाउस को, लग्न को, 2nd हाउस को, इन सबको अच्छे से डीपली स्टडी कराओ कि दोनों के फेवरेबल हैं। और केवल कोई क्रूर ग्रह बैठा है 5th हाउस में तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि संतान नहीं होगी या कुछ, तो वो भी आप अच्छे से पंडित जी से पूछ लो कि सारी इसकी दृष्टि अच्छी है, ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, सारा कुछ एनालिसिस अच्छे से करा लो, क्योंकि वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट एस्ट्रोलॉजर से भी करूँगी कि कभी किसी की ऊपर ऊपर की प्रेडिक्शंस मत करना, गुण मत मिलाना, और या ऊपर ऊपर की प्रेडिक्शंस मत कर देना कि ये ग्रह खराब है, ये क्रूर ग्रह है, क्योंकि आप किसी की लाइफ को भी दूसरा डायरेक्शन दे सकते हो। आप ये देखो 5th हाउस, 7th हाउस जो हाउस है ना, वहां पर क्रूर ग्रह बैठे, उन पर हो सकता है दृष्टि अच्छी हो सकता है वो अच्छे नक्षत्र में हो, तो ये शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो किसी के भी साथ अच्छे से आप देखो, अच्छे से दिखवाएं और अच्छे से देखें भी। शिवांगी जी, आपने इतने अच्छे से हम सभी को कुंडली के बारे में एक एक चीजें बताई, पूरी स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और जो उनके मन में कुंडली को लेके दुविधा चल रही है इस केस के बाद, वो थोड़ी क्लियर हुई होगी। आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। देखिए, हम आपके लिए इसलिए अलग अलग पॉडकास्ट लेकर आते हैं ताकि आपके जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम दे सकें। आपके जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसका सही समाधान और सही उत्तर ज्योतिषाचार्यों के पास ही होता है। कुंडली एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था सोनम और राजा के केस के बाद।
अब ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि कितना जरूरी है कुंडली का मिलना। इसलिए अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं, भले ही लव मैरिज करना चाह रहे हैं या घर वालों की मर्जी से शादी करना चाह रहे हैं, या जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस उसे फॉर्मेलिटी के तौर पे ना लीजिए। ज्योतिषाचार्यों से बोलिए कि अच्छे से एक एक चीज कुंडली की देखें, ताकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए। और कुंडली ना मिले उसके लिए भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। अगर कोई लव मैरिज करना चाह रहा है तो भगवान के सामने कुंडली रख दे और भगवान पर ही छोड़ दे कि आगे क्या होना है। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपके हर सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।